Good afternoon. Good afternoon. And you also. Tanisha. 02 present, sir. Riya. 03 present. Bhumika. 04 present. Santosh. 05 present. Aarti. 06 present. Pankaj. Archana. 08 present, sir. Shyam Parikh. 10 present, sir. Sneha. 12 present, sir. Deepak. Anudaya. 18 present, sir. Rakshita. 20 present, sir. Muskan. Rashi. 20 present. Sanjana. Renuka. Kritika. Prachi Seni. Priya. 27 present. Sakshi. 28. Priya. Moni. Vinay. Palak. Ashita. 8 present. Ritesh. Janvi. Jatin. Twinkle. Niti. Yogita. Sapna. Yes. Mehak. 47 present, sir. Dipesh. Yes, sir, for sure. Vishal. 50 present. Disha. 51 present, sir. Komal. Yes, sir. Sagar. Yes, sir, 53. Kajal. Nidhi. Krish. Yes, sir, 57. Manisha. Farooq. Aman. Alisha. Disha. Tamanna. Anju. Mohsin. Aditi Suhag. Hemlata. Radhika. Nidhi. Preeti. Present, sir. Vijay. 72 present. Aman. Jatindaya. परवेश. कोमल. हो गई सभी कैंडिडेट जो प्रेजेंट है यहाँ पे. किसी बच्चे का कोई डाउट तो सबसे पहले मेरे से पूछ ले. किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछे. है किसी बच्चे का कोई डाउट? अब हम आगे आपको प्रोसीड करेंगे, आगे समझाएंगे. हमारा अगला जो टॉपिक होगा, जो आज हम पढ़ेंगे, वो डिफरेंट रिएक्शंस लेंगे हम. जो हमारी बाकी है रिएक्शन, उनके एग्जांपल. ठीक है बेटा, आपसे फिर से दोबारा से मैं पूछ लूं जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया है, जल्दी जल्दी बताना ताकि हमारी कनेक्टिविटी बन जाए उस टॉपिक के साथ जो अभी हमें पढ़ना है. हमारा जो टॉपिक चला हुआ था, इसमें जो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर में हमें लेने हैं वो है हमारे अबाउट द रिएक्शन के. रिएक्शन किससे कहते हैं? तो रिएक्शन के दौरान ओल्ड बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक और न्यू बॉन्ड्स फॉर्मेशन होगी. अब ओल्ड बॉन्ड आपके ब्रेक हो, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए, तो उसके बेसिस के ऊपर अब रिएक्शन कई टाइप की हो सकती है. जो डिफरेंट टाइप की आपकी रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन आपकी सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, वो आपकी एलिमिनेशन भी हो सकती है. फिलहाल चली हुई जो हमारी यूनिट है जिसका नाम एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड है,
उसी के अंदर हम इन दोनों टाइप की रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप की हमारी रिएक्शन है, जैसे SN1, SN2, SN1 डैश, SN2 डैश, SNI, SNI डैश, अब इनके हम एग्जांपल लेंगे और आपसे पूछेंगे कि कहाँ कौन सी रिएक्शन चलेगी और आखिर उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या थोड़ा थोड़ा है उनमें डिफरेंस। हम थोड़ा सा बस आपको बेसिक डिफरेंस बता देते हैं ताकि जब हम आपसे पूछें तो आप एकदम बता पाए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे, तो जैसे नाम से पता चलेगा SN1, तो क्या दिखाई देगा आपको हमारी, पहले हम यूनिट का नाम लिखते हैं, एल्काइल हैलाइड्स और डायराइल हैलाइड, ये तो है हमारी यूनिट। जैसे अभी मैंने बताया रिएक्शन की जब हम बात कर रहे थे, तो मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे SN1, तो नाम से क्या पता चला कि 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन होगी अगर मैं लिख दूं SN1 डैश, तो इसका मतलब क्या है, कहने का अभिप्राय इसमें ये होगा कि ये जो रिएक्शन होगी ये SN1 जैसी ही है, लेकिन स्लाइट चेंज होगा इसका। स्लाइट चेंज क्या होगा, SN1 में क्या होता है, SN1 में होता क्या है, SN1 में ये होता है कि आपकी एक ही मॉलिक्यूल जब इन्वॉल्व होता है तो इसके दौरान आप जो भी रिएक्टेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये रिएक्टेंट ले लिया यहाँ पे, और इस रिएक्टेंट के दौरान आपका ऐसा होगा कि एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, और जिसके बाद इंटरमीडिएट जो स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे बन जाती है वो कोई और नहीं, वो कौन बन जाता है, कार्बोकैटायन बन गया आपका कार्बोकैटायन। अब क्वेश्चन ये उठा कि जो नेक्स्ट मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया कि SN1 डैश, जैसे मैंने लिख दिया, अब हुआ क्या, मान लीजिए हमने एक ऐसा कार्बन ले लिया जिसके ऊपर Cl है, और उसके बाद नेक्स्ट जब ये जो 3 बॉन्ड हमने यहाँ पे दिखाए, और उसी टाइप से देखो आपके यहाँ से Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया क्योंकि यूनिमोलिकुलर है, और यहाँ पे ये कार्बन आ गया, और कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज होगा, यहाँ पे उसी टाइप से पॉजिटिव चार्ज, वही कार्बोकैटायन बन गया। लेकिन अब होगा क्या आगे, मान लीजिए जो ये 3 बॉन्ड्स हमने दिखाए हैं यहाँ पे ग्रुप कैसे हो, उसी ग्रुप के आधार के ऊपर ही तो रिएक्शन का होगा नाम, कि आप उसे कहें सिंपली SN1 या SN1 डैश। वो कैसे, मान लीजिए हम सिर्फ यहाँ पे लगा दें CH3, यहाँ पे लगा दिया मान लीजिए मैंने CH3, यहाँ पे मान लीजिए मैंने लगा दिया CH3, देखो इस टाइप से की बजाय मैं क्या करूं, मैंने यहाँ पे लगा दिया जैसे CH3 था, इस CH3 का एक H हटाया, और एक H हटाने के बाद ये CH2 बच गया, और इसके बाद मैंने आगे मान लीजिए एक और CH3 लगा दिया, या मैंने क्या किया, मैंने इस CH2 का एक H और हटाया, इसका भी एक हटा दिया मैंने, तो यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो ये CH2 बन गया। बोलो क्या बन गया, अगर मैं इस CH2 का एक H और हटा दूं तो आगे कितनी भी एक्सटेंड कर लो आप इस चीज को, आगे मान लीजिए और CH3 आ गया। तो अब होगा क्या, हम ये चाहते हैं कि आपके जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से रिलीज हो चुका है, जिसे आप लिविंग न्यूक्लियोफाइल कह रहे थे, लिविंग ग्रुप है, तो अब दोबारा से कोई ना कोई तो अटैक करेगा ही, तभी तो हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल निकल गया तो कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल तो आए ही जो अटैक करेगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, ए वीकर न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय द स्ट्रॉन्गर वन। लेकिन मैकेनिज्म कौन सा आपका, SN1 के थ्रू या SN1 डैश के थ्रू। तो SN1 डैश और SN1 में फर्क क्या, फर्क इतना ही, अगर नॉर्मल पोजीशन जो है आपकी यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर डायरेक्ट अटैक हो जाए इसके ऊपर, तो आपकी सिंपल SN1 रिएक्शन, अगर इस पे अटैक ना हो तो मींस कहीं दूसरी पोजीशन के ऊपर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे, लेकिन वो पॉसिबिलिटी बनेगी कब, वो तभी बनेगी अगर इस कार्बन के ऊपर जैसे पहली बात तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई, तो आने में उसको थोड़ी रुकावट है, लेकिन फिर भी करेगा अटैक। लेकिन फिर अगली पॉसिबिलिटी कैसे बनाए, अगर उसको कोई दूसरी ऑप्शन मिल जाए इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को, इफ देयर इज समथिंग अदर पॉसिबिलिटी फॉर द अटैक ऑफ द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, देन वो पोजीशन कौन सी है, वो आपको यहाँ पे हमने क्रिएट कर दी। हमने जो पॉजिटिव चार्ज है उसके अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर हमने डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया। ऐसी पोजीशन को आप कहते क्या है, आपने पढ़ा था, देखो ऐसे कुछ आपने ध्यान दिया होगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, अगर हम ऐसे CH3 लिखते और इसका एक H हटा के हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा देते, तो डबल बॉन्ड से अगली पोजीशन को आप एलाइलिक पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ पे भी एलाइलिक पोजीशन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, एलाइलिक कार्बोकैटायन आपको दिख रहा है, तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो अब उसके पास दो पॉसिबिलिटी, अगर वो अटैक करे कहाँ, देखो वो अटैक कहाँ करे, मैं अगर इसके अंदर भी वही चीज मान लो अगर मैं शो करना चाहूं, देखो इसी में दिखा देता हूं यहाँ पे, अगर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करे डायरेक्ट इस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, सिंपल SN1 रिएक्शन है, लेकिन वो इसके ऊपर अटैक ना करके अब अटैक कहाँ पे करे, इस
डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर। अगर वो इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर देखो यहाँ पे अटैक करेगा तो इस कार्बन के पहले से गिनो, देखें आप 4 बॉन्ड है, 1 2 3 एंड 4th H है। अब इसके 5 बॉन्ड हो गया, अटैक मींस फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो हमने आगे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया ना, यहाँ पे शिफ्ट हो गया ना, आपके इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गई, आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफाइल निकल गया, नया न्यूक्लियोफाइल लग भी गया, लेकिन वो किसी दूसरी पोजीशन के ऊपर लगा, वो एलाइलिक पोजीशन के ऊपर जाके लगा, जो डबली बॉन्डेड वाले कार्बन एटम के ऊपर जाके लगा। तो ऐसी जो रिएक्शन है वो बोलो क्या बन गई आपकी, SN1 डैश। क्या बन गई, SN1 डैश हो गई। आ गई बात समझ में? तो अगर इसी टाइप से, इतना तो क्लियर हो गया ना बेटा आपको, यहां तो कोई डाउट? अब अगर मैं बात ले लूं यहाँ पे SN2 की, इसी टाइप से अगर हम SN2 रिएक्शन ले लें तो उस SN2 के अंदर भी देखो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास एग्जांपल ऐसा आ जाए कि अटैक नॉर्मल पोजीशन के ऊपर ना हो। अब डैश से सिर्फ एक ही चीज सीख के चले, यहाँ पे डैश से क्या सीख के चलना है आपको कि भाई जो अटैक है ना, आपकी नॉर्मल पोजीशन जहां पे अटैक हो रहा है, अगर वहीं पे होता हो अटैक तो सिंपल रिएक्शन है, चाहे वो SN1 हो जैसे आपने देखा, और चाहे वो SN2 हो। लेकिन अगर अब हम डिफरेंस देखेंगे कि SN2 और SN2 डैश में क्या होगा डिफरेंस, तो बिल्कुल इसी टाइप से होगा जैसे कि आपने SN1 और SN2 के अंदर देखा था। तो वो डिफरेंस क्या है, बोलो SN2 के अंदर क्या कंडीशन है कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाना चाहिए उसी स्टेप के अंदर। बोलो कब होगा अटैक, जब आपका जो रिएक्टेंट जो आपने ले रखा है वो कैसा हो, बोलो कैसा हो, वो प्राइमरी हो। मान लीजिए हमने प्राइमरी ले लिया, यहाँ पे देखो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे H लगा दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे H लगा दिया, बोलो कैसा हो गया ये पोजीशन, या आपकी प्राइमरी बन जाएगी। देखो ये मैंने H लगा दिया, ये एक CH3 ले लें और हम H लगा दें, तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे SN2 की, बोलो किस चीज की, SN2 की। तो अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, ये Cl है, हम चाहते हैं कि अटैक कर जाए न्यूक्लियोफाइल, तो अटैक करेगा ही न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आके कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, आराम से अटैक हो जाएगा। अटैक हो जाएगा तो आपकी बीच में ट्रांजिशन स्टेट भी बननी होती है इसके दौरान। तो देखो ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये कार्बन ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, ये Cl है, ये नया बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, स्लाइड नेगेटिव चार्ज, स्लाइड नेगेटिव चार्ज, ये स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, एक CH3 है यहाँ पे, एक H है, एक CH3 लगाया और दो बोलो हमने क्या लगा दिए, H। देखो इस तरह से ऐसा ये नॉर्मल SN2 रिएक्शन होगी। बोलो क्या हो गई, SN2 रिएक्शन। अगर हम SN2 डैश की बात करें यहाँ पे SN2, तो उसमें क्या करेंगे, ये SN2 डैश हमने लिख दिया, इसी टाइप से हमने कार्बन लिया, ये Cl लिया, Cl लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने H दिखा दिया, ये भी H दिखा दिया, ये भी H दिखा दिया, ये जो CH3 था वहां पे हमने उस CH3 वाला एक H हटाया, बोलो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, डबल बॉन्ड लगा दिया, और आगे बोलो क्या लगा दिया हमने, उसी टाइप से CH3, मतलब वही पोजीशन क्रिएट कर दी जिसे मैं एलाइलिक कह रहे थे। तो अब हमें करना है अटैक, बोलो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो हमने यहाँ पे लिया, वो अटैक बोलो कहाँ पे करे, दो पॉसिबिलिटी है, अटैक यहाँ पे भी कर सकता है, स्लाइड पॉजिटिव है, स्लाइड नेगेटिव चार्ज है, या अटैक कहाँ पे करे। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, चाहे उसके होने के चांस कम हो, क्योंकि यहाँ पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस है नहीं, लेकिन फिर भी उसके होने के चांस हैं कि वो अटैक कहाँ पे करेगा, बोलो इस कार्बन के ऊपर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके 5 बॉन्ड हो गए, आगे अटैक किया और अब ये Cl यहाँ से निकल जाएगा। तो ये जो अटैक हुआ आपके डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर, क्योंकि उस कार्बन के साथ वो अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, जिसके ऊपर बोलो कौन है आपका लिविंग ग्रुप प्रेजेंट था, Cl प्रेजेंट था। क्लियर हो गई ना इतनी बातें आगे समझ में? तो अब यानी जो नॉर्मल रिएक्शन चलनी चाहिए, नॉर्मल की बजाय आपकी दूसरी रिएक्शन चल जाए, किस वजह से, आपकी डबल बॉन्ड के होने की वजह से, कहां पे, ऑल्टरनेटिवली उस कार्बन से जिसके ऊपर कौन अटैच है आपका, हेलोजन। तो फिर हम उसको कह देते हैं यहाँ पे SN2 डैश। बोलो क्या कह देंगे आप इसे, आप उसको SN2 डैश रिएक्शन कह देंगे। क्लियर हो गया? आगे बेटा बात समझ में यहां तक? तो आपने इन दोनों में क्या डिफरेंस देखा, SN1 और SN2 में? SN1 में तो क्या था, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, SN2 क्या थी, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर आपने देखा SN1 कब इजीली चलेगी, आपने देखा SN1 कब इजीली चलेगी, जब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो। SN2 कब इजीली चलेगी, आपने देखा जब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो। फिर हमने देखा SN1 डैश क्या हो, SN2 डैश क्या हो, दोनों में एक सिमिलरिटी हमने दिखा दी। वो क्या सिमिलरिटी दिखाई कि जो भी एक आपका एल्काइल ग्रुप था, CH3 ग्रुप था, उसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वहां पे एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम हमने लगा के
उस कार्बन के साथ अल्टरनेटिवली पोजीशन पे ले आए जिसके ऊपर कौन है, लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, लिविंग न्यूक्लियोफाइल था। तो फिर वो आपकी कौन सी रिएक्शन बन गई, SN1 डैश या SN2 डैश। तो आपने देखा इन चारों रिएक्शंस के बारे में कि SN1 किसे कहते हैं, SN1 डैश किसे कहते हैं। SN1 डैश होगी ही कब, जब आपके वो कार्बन जिस पे हैलोजन है उसी कार्बन के ऊपर आगे आगे फर्दर क्या अटैच हो जाए, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम आ जाए। ऐसे ही SN2 चलेगी कब, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। लेकिन SN2 डैश कब चलेगी, जब वो कार्बन जिसके ऊपर बोलो कौन था आपका, हैलोजन अटैच था, उसे कौन अटैच हो आगे, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम अटैच। तो तभी ये रिएक्शन आपकी पॉसिबल है। क्लियर हो गया बेटा इतना। अब इसके बाद नेक्स्ट जो अब हम आपको बताने वाले हैं रिएक्शन, SN1 SN1 डैश SN2 SN2 डैश के बाद एक ऐसी रिएक्शन आएगी जिसको आप कहेंगे SNI रिएक्शन। बोलो क्या कहेंगे, SNI जो रिएक्शन है ये होगी कब। लेकिन इस SNI के बारे में भी मैं आपको बताऊं उससे पहले हमें एक चीज और आपको बतानी पड़ेगी। वो क्या, उसका नाम सिलेबस में लिख तो नहीं रखा, लेकिन उसके बिना SNI को समझना थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाता है। तो एक शब्द आता है जिसे आप कहते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन एक टर्म आती है, NGP बोलते हैं आप इसे। जब भी आप कहीं बुक में देखेंगे तो वहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा मिलता है कैपिटल N फिर G फिर P, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। आखिर इसका मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा है कि जब भी हमारी ये रिएक्शन चलेगी तो कहीं ना कहीं कोई नेबरिंग ग्रुप है जो लिविंग ग्रुप को एक्सेलरेट कर रहा है निकलने के लिए। देखो हमारा टॉपिक वही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने एक वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करना है स्ट्रॉन्गर वन से। ठीक हो गया ना। तो जो भी निकलेगा उसके निकलने में अगर कोई ऐसा ग्रुप भी लगा हुआ हो उस मॉलिक्यूल की उस रिएक्टेंट की स्ट्रक्चर के अंदर जो क्या कर दे, उसको निकलने में थोड़ी हेल्प कर दे, तो वो नेबरिंग ग्रुप जो उस लिविंग ग्रुप को इजीली बाहर निकाल दे, तो कहते हैं उसे क्या है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की वजह से हो गई है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कहलाती है वो प्रोसेस, क्या कहलाती है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ठीक हो गया। लेकिन ऐसा होगा कब, ऐसा तभी हो सकता है कि मान लीजिए आपके पास ये दो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर एक मान लीजिए Cl ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे कोई और ग्रुप लगा हुआ है जिसके ऊपर मान लीजिए कोई लोन पेयर भी है। देखो यहाँ पे ऐसे लोन पेयर हुआ क्या, किसने अपने लोन पेयर देखो यहाँ पे डोनेट कर दी इस कार्बन के ऊपर, है ना। और क्योंकि इसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर क्या स्लाइड नेगेटिव चार्ज है, तो हुआ क्या, ये Cl मान लीजिए यहाँ से ऐसे निकल गया। इसके निकलने की वजह से आगे जो स्ट्रक्चर बनी, मान लीजिए ये बॉन्ड हमने देखो पूरे दिखा दिए, ये जो जेड लगा हुआ था यहाँ पे देखो जेड जिसने अपने लोन पेयर दिए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये कार्बन है, ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो गई, ये लिविंग ग्रुप भी देखो यहाँ से निकल गया। अब क्या करें, अब की बार क्या होगा कि दोबारा से ये जो आपकी प्रोसेस चली, अब न्यू ग्रुप आएगा आपका, वो जो न्यू ग्रुप आएगा कहां पे अटैक करे, वो जो नया आएगा ग्रुप वो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल उसने अटैक कर दिया, देखो इसी कार्बन के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन दोबारा से उसके ऊपर चले गए। तो जिसकी वजह से हुआ क्या, ये कार्बन और ये दोबारा से देखो जेड बन गया यहाँ पे, ये कार्बन और इसके ऊपर नया न्यूक्लियोफाइल आके लग गया। ये बॉन्ड आपका ऐसा है जो हमने लिखा रखा था, है ना। तो हुआ क्या, देखो कितने बॉन्ड थे, 1 2 3, देखो 1 एक बॉन्ड और था, देखो यहाँ पे ये हमने शो नहीं किया, हो गया ना, बिल्कुल ठीक है, 1 2 3 4 4 तो बॉन्ड हो गया ना कंप्लीट, एक ये दिखा दिया। तो आपने क्या देखा इसके दौरान, इस प्रोसेस के दौरान कि नेबरिंग ग्रुप की वजह से ये रिएक्शन चली और बड़ी आराम से चली, लेकिन एक दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हुई यहाँ पे, दिक्कत यहाँ पे ये हुई कि जो आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल था वो वहीं पे जा लगा जहां पे की कौन लगा हुआ था, लिविंग न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ था, देखा ना आपने। तो इसके दौरान आपके एक बड़ी बेसिक सी चीज आई कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिटेन हो गई। कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या हो गई यहाँ पे, रिटेन। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसके दौरान आपने क्या देखा, एक सब्स्टिट्यूशन हुई, बोलो क्या हुई, सब्स्टिट्यूशन। और ये एक ऐसी सब्स्टिट्यूशन है जिसके दौरान जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो गई, बोलो रिटेन हो गई। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, रिटेन। रिटेन कैसे हुई है, देखो यहाँ पे डबल इन्वर्जन हुआ है। डबल इन्वर्जन देखो कैसे, ये एक जो जेड ग्रुप था यहाँ पे जिसके पास लोन पेयर थे, ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा था। बोलो किस चीज का काम कर रहा है, बोलो इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज बोलो क्या, न्यूक्लियोफाइल। इसने न्यूक्लियोफाइल का काम किया और अटैक कैसे किया है, बैक साइड से अटैक किया है। जिस साइड में लिविंग ग्रुप था उसके बिल्कुल बैक से अटैक हुआ है, हुआ ना अटैक। तो मीन्स यहाँ पे फर्स्ट इन्वर्जन हुआ। बोलो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट इन्वर्जन हो गया ना। अब उसके बाद क्या हुआ, ये दूसरा, ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जो जेड था,
अब जो अटैक हुआ अगला अब इसके ऑपोजिट में हुआ है, हुआ ना नेक्स्ट। तो सेकंड इन्वर्जन हो गया यहाँ पे। अब बोलो क्या हो गया यहाँ पे, सेकंड इन्वर्जन। तो मींस देयर आर डबल इन्वर्जन्स, फर्स्ट इन्वर्जन फॉलोड बाय द सेकंड इन्वर्जन रिजल्ट इन द रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, रिजल्ट इन द रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। और जिसकी वजह से ये भी पाया गया रिएक्शन की रफ्तार भी बढ़ गई यहाँ पे। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, उसकी रफ्तार 10 टाइम्स बढ़ गई, कहीं पे 20 टाइम्स बढ़ गई, 100 टाइम्स भी बढ़ जाती है। अलग अलग केसेस के अंदर ये डाटा सामने आया है कि रिएक्शन की रफ्तार इस स्टेप से बढ़ गई। इस नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की वजह से रिएक्शन की रफ्तार बढ़ गई, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस टू मैनी फोल्ड due to that presence of that neighboring group, or during that particular process the double inversion takes place, first inversion followed by the second inversion, and thus we can say that the final structure formed has the same configuration as that of the initial reactant। जो initial reactant था बिल्कुल उसी जैसी configuration उसकी है, मींस जिस डायरेक्शन में उसमें आपका लीविंग न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ था बिल्कुल वहीं पे उसी जगह के ऊपर कौन आके लग गया, उसी डायरेक्शन में आके लग गया, बोलो कौन, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो टेक्निक थी, ये जो प्रोसेस थी, इसको कहते क्या है, नेबरिंग ग्रुप। तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि देयर आर सम न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देयर आर सम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें होता क्या है, देयर अकर्स द अपेरेंट रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, और जिसकी वजह से, और ये होता क्या, ड्यू टू द टू सक्सेसिव इन्वर्जन, ड्यू टू द टू सक्सेसिव इन्वर्जन, ऐसा आपने यहाँ पे देखा। और ऐसी जो जिसकी वजह से रिएक्शन की रफ्तार बढ़ गई, आप इसको एनकीमेरिक असिस्टेंस कह देते हैं। जैसे असिस्टेंस नहीं होता, कुछ असिस्टेंस का मतलब होता है जो सहायता करने वाले, जैसे लैब असिस्टेंट कहते हैं हमारे यहाँ पे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। हमें कोई केमिकल चाहिए हो, कोई सॉल्यूशन बनवाना हो, हम उनको कहते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, हमें सारी चीजें टाइम के ऊपर देते हैं, तो असिस्ट करना। तो ऐसे ही यहाँ पे आपकी असिस्टेंस मिली है और पूरा नाम रख दिया गया एनकीमेरिक असिस्टेंस। एग्जाम में आ जाए व्हाट इज एनकीमेरिक असिस्टेंस, तो मतलब क्या है इसका, एनकीमेरिक असिस्टेंस मींस द इंक्रीज इन द रेट ऑफ द रिएक्शन ड्यू टू द नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ड्यू टू द नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, और कहते हैं उसे क्या है, एनकीमेरिक असिस्टेंस। क्लियर हो गया बेटा, आगे बात समझ में यहाँ तक। अभी जो मैंने आपको बात बताई जिसमें आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि ये एक ऐसी स्ट्रक्चर थी जिसके अंदर ही अंदर सब कुछ हो गया, जिस मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ था जो खुद नेबरिंग ग्रुप का काम कर रहा था, जिसकी वजह से रिएक्शन की रफ्तार यहाँ पे बढ़ गई। तो इसीलिए, और इसमें डबल इन्वर्जन हो गया, बोलो क्या हो गया, डबल इन्वर्जन की बजाय कोई नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ना हो, बोलो क्या ना हो, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ना हो, लेकिन फिर भी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, क्या हो जाए, तो ऐसी प्रोसेस को, ऐसी रिएक्शन को, ऐसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम कहेंगे क्या, एसएनआई। क्या कहेंगे उसको, एसएनआई कहेंगे, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो ऐसी रिएक्शन है, एक रिएक्शन आपने पढ़ रखी है, और वो रिएक्शन कोई और नहीं जो आपने पढ़ी थी आपके एल्काइल हैलाइड के दौरान, प्रिपरेशन किया था आपने, और आपने देखा था कि आप किस तरह से डिफरेंट एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। तो आपने देखा था उसमें कि किस तरीके से आप कार्बन के ऊपर Cl लगाना हो तो कैसे लगाएं, Br लगाना हो कैसे लगाएं, I लगाना हो कैसे लगाएं, F ग्रुप लगाना है तो कैसे लगाएं। आपने पढ़ा था ना कि अगर आपको F ग्रुप लगाना है, स्वार्ट रिएक्शन करते थे एल्काइल हैलाइड के अंदर, Br लगाना है तो आप हंस-डेकर रिएक्शन आप कर देते थे, आप Cl लगाना है तो अल्कोहल से बनाते थे, या डायरेक्ट आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, या OH से कन्वर्ट करते थे, डार्जन रिएक्शन थी, ग्रूव्स रिएक्शन थी। डार्जन रिएक्शन में आप क्या करते थे कि अल्कोहल लेके उसमें थाइनाइल क्लोराइड आप डालते थे, SOCl2 डालते थे ना, और ये सबसे बेस्ट मेथड भी होता था। क्यों होता था, बिकॉज द बाई प्रोडक्ट आर दी गैसेस, बाई प्रोडक्ट गैसेस होती थी। फिर ग्रुप्स रिएक्शन पड़ी थी जिसमें HCl डालते थे, एनहाइड्रस क्लोराइड आप डाल देते थे, जिसमें एनहाइड्रस क्लोराइड का फंक्शन आपने पढ़ा था, वो क्या करता था, जो वाटर बनता है उसको एब्जॉर्ब करता रहता है और रिएक्शन को मोर फॉरवर्ड बना देता है। और पढ़ा था आपने PCl5 डाल दो, PCl3 डाल दो, तो इस तरीके से OH को हटा के हम क्या लगा सकते थे, Cl। अब हम देखेंगे डार्जन रिएक्शन। अब हम क्या देखेंगे, डार्जन रिएक्शन, जिसके दौरान होगा क्या कि आप OH ग्रुप को हटा के क्या लगाएंगे, बोलो यहाँ पे थाइनाइल क्लोराइड जब हम डालेंगे तो OH को हटा के क्या लगाएंगे, Cl ग्रुप आप लगाना चाहते हैं, और रिएक्शन बोलो कौन सी होगी, वो डार्जन रिएक्शन। तो जो डार्जन रिएक्शन अभी आप देखने वाले हैं, जिसमें जो रिएजेंट है थाइनाइल क्लोराइड, उसका फार्मूला क्या है, हाँ SOCl2, थाइनाइल क्लोराइड जिसे आप बोलते हैं। तो उसी SOCl2 की सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर हम रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कोई एल्काइल हैलाइड और SNI रिएक्शन हम देखेंगे।
देखो ये हमने कार्बन लिया, कार्बन के ऊपर देखो हमने OH लगाया और OH लगाने के बाद यहाँ पे हमारे पास तीन तीन ग्रुप आ गए। कोई मान लीजिए आपने एल्काइल ग्रुप फॉर एग्जांपल CH3 लगा दिया, मान लीजिए कोई फिनाइल ग्रुप लगा दो, कोई H लगा दो, इस टाइप से आपने ले लिए, कोई भी, कोई R कोई भी हो सकता है। यहाँ पे आपने थाइनाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर बनानी है, बातें नहीं, थाइनाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, SOCl2 जिसे आप कह रहे थे। फिर आपने ये सीखा कि जो ग्रुप नंबर 16 होता है, 16 के अंदर ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है, ये मैक्सिमम 6 बॉन्ड ही बना सकते हैं, 6 बॉन्ड बना सकते हैं। तो ऐसे ही थाइनाइल क्लोराइड के लिए अगर हम स्ट्रक्चर खोल के लिखे SO, O देखा तो हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाएगा। Cl2 तो हमने 2 Cl लगा दिया, देखो इस टाइप से SOCl2 इसकी स्ट्रक्चर बन गई ना। तो ये जो SOCl2 यहाँ पे स्ट्रक्चर बनी, तो अब हम करेंगे क्या? आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो एल्कोहलिक ग्रुप है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे सल्फर के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आएगा, Cl पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव। अब हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है, तो ऑक्सीजन ने अटैक किया, बोलो किसके ऊपर? सल्फर के ऊपर अटैक किया, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसलिए साथ के साथ ये किससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा? ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन O और H के दोनों ऑक्सीजन ले लेगा, ताकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ना आए। आप स्टेप बाय स्टेप भी शो कर सकते हैं कि पहली स्टेप में जो आप आगे स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, फिर ऑक्सीजन OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेता, H पॉजिटिव निकल जाते। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि अब जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनी वो देखो कैसे बनी, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई CH3 ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे आपके पास R ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास H है। ऑक्सीजन का जो नया बॉन्ड बना, देखो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नया बॉन्ड, वो S के साथ बना, और S के आगे डबल बॉन्ड O है, और एक बोलो क्या लगा हुआ है यहाँ पे? Cl, क्योंकि जब ऐसा होगा तो सल्फर के 1 2 3 4 एक बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, बोलो निकल गया कौन? Cl नेगेटिव, यहाँ से निकला था कौन? H पॉजिटिव, तो ओवरऑल HCl निकल गया, और ये आपकी एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गई। आगे इतनी बात समझ में? तो ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जो आपके सामने बनी, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये एक SNI रिएक्शन है। बोलो कैसी रिएक्शन है? और SNI रिएक्शन का मतलब क्या है कि इंटरनली कुछ होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए? इंटरनली कुछ ना कुछ हो। इंटरनली कैसे हो? इंटरनली आपके न्यूक्लियोफाइल बने कैसे? इंटरनली न्यूक्लियोफाइल इसमें तभी बन सकता है जब क्या होगा यहाँ पे कि आपके देखो यहाँ पे फर्दर जब रिएक्शन चली है, इतनी फास्ट चलती है कि ऑक्सीजन नए इलेक्ट्रॉन अपने पास लिए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, और एक बोलो R है, और एक बोलो क्या है? H। पॉजिटिव के पास काउंटर है जो घूम रहा है, बोलो वो कौन है? ये O है। O के ऊपर बोलो कैसा चार्ज है? नेगेटिव है। ये S है, ये डबल बॉन्ड O है, और बोलो ये कौन है? Cl है। अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से शो करते हैं, इसी को मैं घुमा के लिखता हूं। ये तो मैंने वो लिखा जो आपके सामने स्ट्रक्चर थी। अब मैंने क्या किया, ये जो O नेगेटिव है इसको मैं थोड़ा इस डायरेक्शन में शो कर देता हूं, और इधर मैं क्या दिखा देता हूं? बोलो Cl को। बात तो एक ही है। अब नेक्स्ट स्टेप में हुआ क्या, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन फर्दर शिफ्ट किए सल्फर की तरफ, डबल बॉन्ड बन गया, SO2 इज ए गैस, वो रिएक्शन को मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगी, क्योंकि बनते ही हो तो बाहर रिलीज हो जाएगी। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन बोलो किसने अपने पास लिए? क्लोरीन ने। और क्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कहां पे अटैक कर दिया? बोलो इस कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया, और अटैक भी वहीं पे किया। देखो हम ये बताते हैं कि जो ये पॉजिटिव और जो नेगेटिव पार्ट है इनके बीच में इंटरेक्शन बनी रहती है, ये किसी दूसरी डायरेक्शन में जाता नहीं, ये वहीं पे रहता है, इसलिए इसने अटैक किया इसके ऊपर। और फर्दर आपकी जो स्ट्रक्चर बनी वो कुछ किस टाइप से बन गई, देखो ये कार्बन, कार्बन के ऊपर बोलो कौन लगा हुआ था? ये CH3, और CH3 के आगे कौन था? कोई R ग्रुप, और यहाँ पे कौन था? H, और यहाँ पे क्या जला लगा? बोलो Cl ग्रुप आपका जाके लग गया ना। कहां पे लगा? वहीं पे लगा जहां पे पहले कौन था आपका? OH ग्रुप लगा हुआ था, बिल्कुल उसी की जगह के ऊपर जा लगा, मतलब कॉन्फिगरेशन रिटेन हो गई। कॉन्फिगरेशन क्या हो गई? रिटेन। ये कहा गया है इसके दौरान के होता क्या है कि जो ये स्पीसी है, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी यहाँ पे बनी और ये पॉजिटिव चार्ज आया, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन रही, और इंटरेक्शन रहते रहते ये इससे दूर जा नहीं पाता, उसी डायरेक्शन में है। और जो ये निकलेगा न्यूक्लियोफाइल, ये कहां पे निकलेगा? जहां पे इसकी इंटरेक्शन है पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ, इसी के अंदर से तो Cl निकलेगा, तो बैक डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं। कार्बोकेटाइन जिसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्लेनर होती है, प्लेनर होने के बावजूद आपके जो ये आयन पेयर बने, आयन पेयर कहते हैं क्योंकि 2 आयन है और पेयर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो जो 2 आयन पेयर बने इनके बीच में इंटरेक्शन बनी रहेगी, और उसी इंटरेक्शन के बने रहने की वजह से निकलने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है उसके अटैक होने के चांसेस उसी डायरेक्शन में होंगे जहां पे वो प्रेजेंट है, दूसरा उसका काउंटर आयन प्रेजेंट है, और जिसकी वजह से हो जाती है रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और ये अंदर हुआ, इसी मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर हुआ है जो कुछ हुआ है, क्योंकि पहले रिएक्शन चली इसी मॉलिक्यूल का ये पार्ट था,
इसी के अंदर से ही आपका Cl निकला है, तो इसलिए इसको कह देते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, ऑल्दो देयर occurs the retention of the configuration, otherwise नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के दौरान ही रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होती है। आगे ना बात समझ में आपने देखा, अदरवाइज की जो आपकी SN2 जो रिएक्शन होती है उसमें होती है आपकी क्या चीज बोलो, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। रिटेंशन किस में होती है, आपकी जो SN1 होती है उसमें दोनों पॉसिबिलिटी होती है कि आगे से अटैक भी हो सकता है पीछे से भी, मतलब वहां पे पार्शियल रेसिमाइजेशन हो जाती है। क्या हो जाती है वहां पे, कंप्लीट वहां पे भी नहीं होती आपकी रिटेंशन हो जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और ये रिएक्शन कहलाई आपकी बोलो क्या, SNI रिएक्शन। बोलो क्या कहलाई, बिल्कुल जैसे कि आपने पहले पढ़ा था, जो चीजें मैंने आपको पहले बताई थी, और बिल्कुल अगर उसी टाइप से अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारी ये रिएक्शन चल रही थी, इस रिएक्शन के अंदर देखो, इसी पूरी रिएक्शन के अंदर आप बड़े ध्यान से देखना, तो ये तो रिएक्शन बोलो कौन सी हो गई थी आपकी, SNI रिएक्शन हो गई। अब जैसे कि हमने पहले आपको सिखाया कि SNI डैश में क्या नई चीज आई थी, क्या आया था बोलो, वो कार्बन जिसके ऊपर हेलोजन अटैच था उसके साथ कौन अटैच कर दिया था, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। SN2 डैश में हमने क्या किया था कि जो हमने टर्शियरी एल्काइल हैलाइड लिया, तो वो कार्बन जिस पे हेलोजन अटैच है उससे के साथ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम अटैच कर दिया था। अब SNI हम आपने पढ़ लिया जो आपके सामने है, अगर इसी SNI के अंदर हम क्या कर दें, मान लीजिए देखो ये जो एल्काइल ग्रुप है जो CH3 दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे बोलो क्या लगा दूं, उसी टाइप से डबल बॉन्ड और आगे क्या लगा दिया बोलो, CH3 कर दिया ना। इसी टाइप से यहाँ पे मैंने वही काम कर दिया, ये डबल बॉन्ड ये CH और बोलो कौन, CH3। कहने का मतलब वो कार्बन जिसके ऊपर से आपका लिविंग न्यूक्लियोफाइल है, उसी कार्बन के साथ आगे हमने डबली बॉन्डेड कार्बन एटम अटैच कर दिया, और आगे बोलो यहाँ पे भी वही काम कर देते हैं, ये CH हो गया, ये डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड बोलो कौन, CH3 कर दिया ना हमने। अब क्या करें बोलो, नाउ देयर आर द टू पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटी क्या, ये जो Cl जो कि आपका अटैक करेगा इसके ऊपर, या तो यहीं पे अटैक करे जो आपको दिख रहा है, या दूसरा कहां पे करे अटैक। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है, अब हम लिख देते हैं वो SNI डैश बन जाएगा, तो बोलो कहां पे, दोनों इलेक्ट्रॉन लिए और अटैक कर दिया इस कार्बन के ऊपर, देखो यहाँ पे जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, अब ये इलेक्ट्रॉन फर्दर शिफ्ट होके यहाँ पे आ गए, आगे ना आगे, तो बोलो रिएक्शन क्या कहलाई, SNI डैश। तो SNI डैश जो रिएक्शन है कैसी रिएक्शन है, जिसके अंदर क्या हुआ आपके, इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन हो गई, बोलो क्या हो गई, ठीक हो गया ना। और ये कब चली, मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि जब आपके वो कार्बन जिसके ऊपर लिविंग ग्रुप हो उसी के ऊपर फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम आपका होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। और भी अच्छे से इसको चलाना हो तो मैंने बताया यहाँ पे जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है यहाँ पे भी से H को भी हटा दो, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करवा दो। वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जितनी ज्यादा आप इसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करवाएंगे, तो जो आपका जो इंटरनली आपका Cl नेगेटिव यहाँ से रिलीज होने वाला है, वो अटैक कहां पे करेगा, स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन एटम के ऊपर तो अटैक करेगा नहीं, कहां पे करेगा, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी कम है। तो इस तरीके से हम SNI डैश रिएक्शन चलवा सकते हैं। एग्जाम में अगर आपके ऐसे सबस्क्रिप्ट दे दे और कहें बताओ SNI चलेगी SNI डैश, तो आप देख सकते हैं, रिएक्टेंट की स्ट्रक्चर को देखते आप बता सकते हैं। तो ये थी आपकी कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आपके सिलेबाई के अंदर दे रखी थी। वैसे मैं आपको बता दूं ये डैश वाली आपके है नहीं, आपने देखा हो आपके सिलेबस में कौन से 3 नाम लिख रखे थे, सिर्फ SN1 क्या है, SN2 क्या है और SNI क्या है, सिर्फ इतना लिख रखा था। लेकिन क्योंकि थोड़ा ही डिफरेंस था इनमें, आपस में मिलती जुलती सारी रिएक्शन थी, तो इसलिए मैंने साथ के साथ आपको ये डैश वाली चीजें भी बता दी। तो अब आपकी हो गई है SN1 डैश, SN2 डैश, SNI डैश। तो ये सारी रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है। अब कोई डाउट आप में से किसी बच्चे को यहां तक तो मेरे से पूछ ले, लेकिन ये बेसिक सी चीज आपके एग्जाम में आ सकती है, आपसे पूछ सकते हैं कि बताएं, राइट ए नोट ऑन दिस, कुछ भी ऐसे करके आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। सर जो डार्जन रिएक्शन होती है वो पाइरीडिन की प्रेजेंस में होती है ना? हाँ बेटा, जो डार्जन रिएक्शन है वो पाइरीडिन की प्रेजेंस में होती है। देखो क्या होता है कि जब भी हम इस रिएक्शन को करते हैं, उस रिएक्शन को फैसिलिटेट हमें जब करना है, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए हम क्या डाल सकते हैं उसमें, कोई बेस, लेकिन उससे भी हमारी जो रिएक्शन है उसके नेचर के ऊपर फर्क पड़ जाता है। अभी एक एग्जांपल देखो मैं लूंगा आपके सामने, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है उसमें। देखो एग्जांपल आपके पास, अगर हम जो अभी आपने बताया कि अगर हम पिरिडिन ले लें, मतलब हम कोई बेस डालते हैं, क्या डाल दें बोलो, बेस।
तो उससे रिएक्शन के ऊपर एकदम फर्क पड़ जाता है। क्या फर्क पड़ जाता है बताओ? अगर हम देखो, एक तो हम बेस डालें, एक बेस ना डालें, तो दोनों में कोई ना कोई फर्क जरूर आएगा रिएक्शन के दौरान। तो अगर हम बेस डाल दें, जैसे अभी आपने बताया कि हम पिरिडिन डाल दें, तो पिरिडिन डालते ही साथ होगा क्या? बताओ शाबाश, क्या होगा? अभी अभी मैंने आपको ये बताया था कि जो रिएक्शन है, जो डार्जन रिएक्शन है, इस रिएक्शन के दौरान आपके जो HCl बनता है, साइड प्रोडक्ट बनता है ना, इसमें HCl भी बनता है, SO2 गैस भी निकलती है। तो जो HCl है वो तो बिल्कुल स्टार्ट में ही बन जाता है, क्योंकि H पॉजिटिव और Cl निकल जाता है। SO2 तो बाद में निकलता है ना, अगली स्टेप के अंदर। तो पहली स्टेप में जो HCl निकला, अगर आपने बेस डाल दिया, बोलो क्या डाल दिया? बेस। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। और एसिड बेस रिएक्शन अगर हो गई तो फिर वो क्या करेगा? वो कोई ना कोई इफेक्ट रिएक्शन के ऊपर डाल देता है। कैसे डालेगा बोलो? वो ऐसे डालेगा कि जो एसिड बेस रिएक्शन आपकी चलेगी, वहां पे Cl चाहिए था। बोलो कौन चाहिए था? Cl। देखो मैं थोड़ा आपको बता दूं, देखो जो आपने पूछा है तो थोड़ा सा बता देते हैं, बस तो ध्यान देना थोड़ा ही। अब देखो बेटा, अभी आपने एक चीज पूछी मेरे से कि सर अगर हम बेस डाल दें तो क्या होगा? ये रिएक्शन तो इतनी आ गई आप लोगों को समझ में। अगर हम ऐसा कर दें कि यही सेम रिएक्शन चल रही थी, ये तो SNI थी, डैश, हमने डैश हटाया, और डैश हटाने के बाद देखो दोबारा से मान लीजिए मैंने ये जो ग्रुप लगा रखा था एलाइल ग्रुप, ये मैंने हटा दिया, देखो यहां से, है ना, ये मैंने हटा दिया, देखो ऐसे ऐसे। और रिएक्शन कैसे चल रही थी? देखो ये अटैक डायरेक्ट Cl नेगेटिव का अटैक इसी कार्बन के ऊपर हो रहा था ना। देखो ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है ये, क्योंकि इसके दौरान, जैसे मैंने तो फिर भी इसको तोड़ के दिखा दिया, अक्सर होता क्या है, कंप्लीट क्लीवेज नहीं हो पाती। जो आयन पेयर बने हैं ना, ये कंप्लीट बन नहीं पाते, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अदरवाइज कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हो पाता। होता क्या है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो गए, और मान लीजिए मैं Cl को यहां पे दिखा दूं ऐसे। देखो ये एक पेयर, ये दोनों मैं यहां पे शिफ्ट करते हुए दिखा दूं, यहां पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर देखो मैं यहां पे इसके पास कर दूं, और इसका अटैक इसके ऊपर कर दूं, हो गया ना साइक्लाइजेशन के अंदर अटैक। तो देखो आपके यहां पे इसके ऊपर बोलो क्या थे? Cl के ऊपर तो लोन पेयर होते हैं, ये एक लोन पेयर हो, ये एक पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया, ये थर्ड पेयर हो गया, साइमल्टेनियस मूवमेंट हो गई 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की। बोलो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की? देयर इज द साइमल्टेनियस मूवमेंट ऑफ द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसकी वजह से जो Cl है ये सिर्फ उसी डायरेक्शन में और वहीं पर करेगा अटैक जहां पे कि आपका लिविंग ग्रुप प्रेजेंट था। क्लियर हो गया? तो बोलो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की साइमल्टेनियस मूवमेंट होती है आपकी इस रिएक्शन के दौरान, जिसे आप SNI कह रहे थे? बोलो कितने की? 3 की होती है। अब थोड़ा सा एक चीज और बताते हैं कि भाई जब ये रिएक्शन चलती है, पहली स्टेप के अंदर जब ये रिएक्शन चली, तो देखो हुआ क्या उसमें। हुआ कुछ ऐसे की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का साइमल्टेनियस मूवमेंट हुआ, या जो मैंने अभी आपको बताया था ये आयन पेयर बन गए, इसका अटैक हो गया। तो उसको देखो हम कैसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपने अब ये बताओ, पहली स्टेप में यहां से बोलो कौन निकला? H पॉजिटिव। यहां से कौन निकला? तो जो भी ये निकला, मैंने एरो लगाया, और एरो के ऊपर यहाँ पे मैंने क्या दिखा दिया, क्या निकल गया? HCl। हमने इसमें डाल दिया कोई ना कोई बेस, वो बेस कोई भी हो सकता है, वो आपका pyridine भी हो सकता है। तो वो जो pyridine हमने लिया, मान लीजिए हमने pyridine ही लिख दिया, मान लीजिए ये हमने pyridine की स्ट्रक्चर बना दी, बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर, एक N लगा दें कार्बन को हटा के, तो pyridine हो गया। अब ये नाइट्रोजन ने क्या किया, ये H पॉजिटिव HCl जो भी अभी निकला था, तो नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए साथ के साथ? H को। बल्कि ये जो pyridine हमने दिखाया, ये जो रिएक्शन चल रही है इसी को फैसिलिटेट भी कर देता है, Cl भी निकल गया। और ओवरऑल जो चीज यहाँ पे बनी, HCl ना बनने की वजह से क्या बनी? N के ऊपर बोलो कौन जा लगेंगे, यहाँ पे आएगा तो NH, इसके पास को कैसा चार्ज? पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ कौन होगा? नेगेटिव। अब जो स्पीसी बनी है आयनिक है, बोलो कौन है? आयनिक है। बन गई ना आयनिक, ये तो आयनिक है। अब होगा क्या? अब ऐसा होगा यहाँ पे कि ये जो कार्बन, जिसके ऊपर बोलो क्या है यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, देखो जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की मूवमेंट दिखा रहे हैं, अब ये मूवमेंट करने के लिए ये बॉन्ड टूटना जरूरी है, जो कि कोवलेंट बॉन्ड है। ये टूटेगा तब जाके होगा अटैक, की बजाय यहाँ पे पाइरिडीनियम क्लोराइड बन गया। बोलो कौन बन गया? पाइरिडीनियम क्लोराइड के अंदर Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, आयनिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। बोलो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? तो यानी जो चीज मैंने अभी अभी बताई, और जो यहाँ पे देखो आपका प्रोडक्ट बनना था, और जिससे कि ये प्रूव हुआ, क्या प्रूव हुआ? कि साइमल्टेनियस मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन पेयर की। हमें प्रूव भी करना था ना कि क्या पता पहले ये टूटे हों, आयन पेयर बने हों,
और वो आयन पेयर अगर बनते तो दोनों के पास इक्वल पॉसिबिलिटी थी। और मान लीजिए वो आयन पेयर बन भी गए तो भी आपका ये जो बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है। बोलो कैसा बॉन्ड है? तो अब होगा क्या अगर हमने ये डाल दिया साथ के साथ, तो अब फर्दर ये जो Cl नेगेटिव है जो फ्री फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, ये यहाँ पे इसके ऊपर अटैक कर देगा, इसके बैक साइड में। बोलो कहां पे अटैक कर देगा? बैक साइड में, क्योंकि यहाँ पे तो अटैक कर नहीं पाएगा, यहाँ पे तो ये ग्रुप अटैच है। अब इसके अटैक होने, अब ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया और आपके दोबारा से रिएक्शन चली। लेकिन ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल केस है। ये तभी होता है जैसे कि अभी आपने मेरे को बताया कि जब हम क्या डाल दें, बेस, बेस डालते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है Cl हुआ कौन सा यूज? Cl जो अभी आपका बिल्कुल शुरू में निकला था एक Cl, वो वाला यूज हुआ, या बाद में जो आपकी इंटरमीडिएट जो स्पीसी ये वाला Cl यूज होगा? कौन सा होगा? कौन सा यूज हुआ? Cl जो बिल्कुल शुरू में निकला था, क्योंकि वो आयनिक फॉर्म के अंदर आ गया तो रिएक्शन का मैकेनिज्म ही बदल गया एकदम से। अटैक कौन से Cl ने किया वो मैकेनिज्म के थ्रू आप देख पाए। आगे बेटा बात समझ में आ गई? तो आपने क्या देखा कि जो आपकी ये रिएक्शन चलती है, इस रिएक्शन के चलने के दौरान साइमल्टेनियस मूवमेंट तो होती है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की, लेकिन आपके सबसे पहले ये आयनिक स्पीसी भी बन जाती है। मान लिया बिल्कुल, देखो ये बन गई यहाँ पे आयनिक स्पीसी, जैसे मैं आपको दिखा रहा था। ये कार्बोकेटाइन टाइप की स्ट्रक्चर भी चलो बन गई, देखो मैंने दिखा दिया यहाँ पे। बोलो क्या दिखाया? ये कौन था? बोलो यहाँ पे CH3 था ना, ये CH3 था यहाँ पे, और यहाँ पे ये R भी है और ये H भी है, और साथ में प्रेजेंट है ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसी। बोलो कौन? O नेगेटिव है, और ये S ये डबल बॉन्ड O, और ये Cl भी है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच ही तो इंटरेक्शन रहेगी, इंटरेक्शन रहेगी तो ये वाला पार्ट इसकी तरफ भी नहीं है, इसको मोल्ड भी करना पड़ेगा, कोवलेंट भी है, इसको टूटना भी होगा, लेकिन ये इजीली ऐसा होगा नहीं। तो इससे पहले बोलो कौन बैक साइड में अटैक कर देगा? यहाँ पे जैसे मैंने बताया, जो आपके अगर बेसिक मीडियम है तो बैक साइड में हो जाएगा अटैक, और अब आपकी ये स्पीसी बन जाएगी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाएगी, और ये आपका CH आ गया, यहाँ पे बोलो R आ गया, और यहाँ पे बोलो कौन आ गया? H, ये वाला Cl जो पाइरिडिनियम क्लोराइड वाला है, ना कि ये वाला। तो अटैक किया, ये तो हट गया, 4 बॉन्ड हो गए, अब तो हटेगा ही, ये यहाँ पे गया, और अब ये Cl यहाँ से निकल गया, ये तो निकल गया, लेकिन इसे अटैक नहीं किया यहाँ। तो ये कब हुआ? ऐसा एक्सेप्शन कब आई? जब आपने मीडियम कैसा ले लिया? बेसिक। तो ये एक एक्सेप्शन केस भी आप ध्यान रख सकते हैं। SNI डैश के अंदर जरूर होता है कि वहां पे क्लीवेज होने से पहले साइमल्टेनियस मूवमेंट हो जाती है, ऐसे आयनिक पेयर आपके बन नहीं पाते, साथ के साथ आपका अटैक हो जाता है। तो ये थी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले हमने कौन सी देखी थी? बोलो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन भी हमने उस दिन कर ली थी। एलिमिनेशन कौन कौन सी की थी हमने, बताओ? E1 रिएक्शन की थी हमने, E2, E1CB रिएक्शन, ये सारी की सारी रिएक्शन हम कर चुके थे। और कोई डाउट तो मेरे से पूछें। कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब हम आपसे पूछेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सेट-जेफ रूल पढ़ा था ना हमने, या नहीं पढ़ा? सेट-जेफ रूल पढ़ चुके हो ना? ठीक है, तो जो सेट-जेफ रूल आपने पढ़ा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा जिसका जवाब आपको देना है। उसमें ये होगा कि देखो 2 रूल आते हैं, एक सेट-जेफ रूल होता है, एक होफमान रूल भी होता है। दोनों में एक ही डिफरेंस होता है। सेट-जेफ रूल ये कह देता है कि जो आपकी एल्कीन बनेगी वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, लेकिन होफमान ये कह देता है, जिसे होफमान एलिमिनेशन आप कह रहे हैं, कि जो एल्कीन बनेगी वो लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगी। आखिर ऐसा क्यों और कैसे हो जाता है और किन कंपाउंडों में ऐसा होता है? देखो नॉर्मल कंडीशंस तो क्या होंगी, जब सेट-जेफ रूल ही चलेगा, मोर द सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर विल बी द, उसी बेसिस को हम फॉलो करेंगे। लेकिन ऐसा कौन सा ले ले हम रिएक्टेंट के उस रिएक्टेंट के लेने के बाद हम एक्सप्लेन कर पाए, क्या एक्सप्लेन कर पाए कि कौन सा रूल चल जाएगा? होफमान वाली बात चल जाए, मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन जाए। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई रिएक्टेंट लेना होगा। वो रिएक्टेंट कौन होगा? वो कोई और नहीं, वो आप लेंगे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो आप क्या ले लेंगे? अगर आप क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ले लें और उसके अंदर आप जो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आप लगा दें, जो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आप लगाएं, कुछ सिंपल एल्काइल ग्रुप लगाएंगे, कुछ सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप आप लगा देंगे, तो उसके बेसिस के ऊपर आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्योंकि ये जो रिएक्शन चलेगी यहाँ पे भी होफमान एलिमिनेशन, जैसे अभी हमने जिक्र किया, एक एक्सेप्शन केस आ गया था, अभी हमने पढ़ा था SNI के अंदर ही, कि डार्जन रिएक्शन के अंदर ही अगर हम बेस डाल दें तो क्या होगा। तो हमने देखा कि कौन सा Cl कर रहा था अटैक,
इसी टाइप से अगर हम यहाँ पे बेस तो डालेंगे ही क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के अंदर जब रिएक्शन चलेगी, उसी टाइप से अगर हम pyridine ले लें और उसी टाइप से आपकी रिएक्शन चलाना चाहें, तो फिर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, क्या इंटरमीडिएट बनता है इस रिएक्शन के दौरान, कोई ना कोई इंटरमीडिएट भी जरूर बनेगा। उस इंटरमीडिएट के बेसिस के ऊपर ही हम इस चीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो अब हम करते हैं उस बात को एक्सप्लेन। सर्जेफ रूल और होफमान एलिमिनेशन के बारे में हम देखेंगे। सर्जेफ रूल तो हम पहले ही देख चुके हैं, तो अब हम देख लेंगे साथ के साथ होफमान एलिमिनेशन को। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उस रिएक्शन को चलाने के लिए हमारे पास जो रिएक्टेंट होना चाहिए वो लोग कौन होना चाहिए, एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। आपने देखा था इसी चैप्टर में एल्काइल हैलाइड में एक रिएक्शन आपने पढ़ी थी, वो रिएक्शन क्या थी, वो थी होफमान एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन, जिसमें आपने देखा था कि अगर आप एल्काइल हैलाइड में अमोनिया डालें लेकिन एक्सेस में अमोनिया ना डालें, एक्सेस में क्या ले लें, एल्काइल हैलाइड, तो वी गॉट ए मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एल्काइल, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन एंड द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। उसे आप कहते थे होफमान एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। मतलब एग्जॉस्टिव किस लिए कि जो नंबर ऑफ आपके एल्काइल हैलाइड जो हैं वो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, मींस यूज अप होते जा रहे हैं। तभी तो एक्सेस में हमने एल्काइल हैलाइड लिया, पहले अमोनिया के साथ एक एल्काइल हैलाइड ने रिएक्शन की, फिर वो एग्जॉस्ट हो गया, मींस यूज अप हो गया, फिर आपके प्राइमरी अमीन बन गए, उसके अंदर दूसरा एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल आता है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है, यूज अप हो जाता है, सेकेंडरी अमीन बन गए, फिर थर्ड वन आता है, फोर्थ वन आता है। तो हर बार उसके एग्जॉस्ट होने से एल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ती चली जाती है। नाइट्रोजन के ऊपर जब 3 H थे तो अमोनिया था, नाइट्रोजन के ऊपर 3 H जब होते हैं, देखो इस तरह से, तो बोलो कौन होता है, वो अमोनिया। अगर ये 3 H है तो बोलो कौन है, ये अमोनिया। की बजाय हमने यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगाने शुरू कर दिए, मान लीजिए CH2 CH3 लगा दिया, मान लीजिए CH3 लगा दिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे लगा दिया CH2, ये CH2 और ये CH3, मान लीजिए हमने कुछ ऐसा लगा दिया, यहाँ पे कोई और आपने मिथाइल ग्रुप लगा दिया है, सो देखो इस टाइप से, है ना। और जब ये फोर्थ वन लगाया तो तब नाइट्रोजन के ऊपर जाके आया, बोलो कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और पॉजिटिव के पास कौन घूमेगा, कोई ना कोई नेगेटिव। क्योंकि एल्काइल हैलाइड था तो हमने हेलोजन दिखा दिया यहाँ पे। अगर हम यही सेम रिएक्शन आपके कर रहे होते हैं एल्कोहल के साथ, तो आप यहाँ पे OH नेगेटिव दिखा देते, है ना। एल्काइल हैलाइड की बजाय अगर आप एल्कोहल लेते तो इसी टाइप से क्वाटरनरी सॉल्ट बनता, लेकिन यहाँ पे OH नेगेटिव होता। तो सेम रिएक्शन हम एल्कोहल वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। मान लीजिए हमने ये ले लिया, अब बात चली आगे। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मान लीजिए आपने ले लिया बेस, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, वो भी कैसा बेस, एक ऐसा बेस जिसका साइज बड़ा, जो स्टेरिकली हिंडर्ड हो। तो हमने ऐसा लिया, तो हमने ये ले लिया, देखो कई पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके लेने की, आउट ऑफ दीज वन ऑफ देम इज हियर। तो आपने ये लिया बेस, और अब ये अटैक कहां पे करे, इसके अटैक होने के चांस अलग अलग हैं। बोलो ये किसको दे, ये देखो ध्यान से देखना, ये अल्फा पोजीशन है और ये कैसी पोजीशन है, बीटा। बीटा के ऊपर जो H होगा, देखो बीटा के ऊपर क्या है, बोलो ये H, ये अपने लॉन्ग पेयर डोनेट किसको करेगा, यहाँ पे बीटा वाले H को। क्यों, क्योंकि बीटा वाले H को डोनेट करने के बाद यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्पीसी बनने वाली है, उसकी स्ट्रक्चर देखो आपके सामने दो बनेगी। देखो बीटा तो बीटा यहाँ पे भी हो गया, क्या इसमें अल्फा है सिर्फ, यहाँ पे तो अल्फा मिथाइल लगा हुआ है सिर्फ। हाँ ये प्रोपाइल ग्रुप है, तो इसमें देखो अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, ये गामा भी आ गया। तो सिर्फ हम बीटा ही क्यों कह रहे हैं, वो जो भी कह रहे हैं हम बीटा, तो सबसे पहले हम जो ये हमने pyridine यहाँ पे लिया, इसके द्वारा जो बीटा H है, उन बीटा H को इस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के अंदर उस बीटा हाइड्रोजन को इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद बनने वाली जो इंटरमीडिएट स्पीसी है, उसको बनते हुए देख लेते हैं कि आखिर वो है क्या। तभी हम देख पाएंगे कि कौन से वाले बीटा के ऊपर इसका अटैक इजिली होगा। तो देखो हमने क्या किया, इधर ड्रा कर देते हैं। देखो ये हमने pyridine लिया, दोनों साइड में ड्रा कर देंगे ना इसको, ये ऊपर की तरफ दिखा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एक ही बात है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, और इसी टाइप से हमने इधर भी ड्रा कर दिया, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर देखो ये हमने लोन पेयर शो कर दिया, ठीक हो गया। अब ये देखो यहाँ पे मैंने शो किया पहली पॉसिबिलिटी इस इधर वाले बीटा पे, दूसरी पॉसिबिलिटी इधर वाले बीटा के ऊपर। अब दो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे साइमल्टेनियसली, एक इधर बना देंगे, एक इधर, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर। तो ये रूट नंबर 1 हो गया, ये रूट नंबर बोलो क्या हो गया, तो रूट नंबर 1 के ऊपर अगर अटैक करते हैं, रूट नंबर 1 को अगर हम अडॉप्ट करते हैं, तो उसके दौरान बनने वाला इंटरमीडिएट क्या है, देखो ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर बोलो क्या लगा हुआ था, ये CH3, और इसके ऊपर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव, और यहाँ पे ये CH2 और आगे CH2, और इसके ऊपर आगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि H ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए,
कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन और ये नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन खुद का था, एक H का एक इलेक्ट्रॉन मिला है, इसीलिए एक नेगेटिव चार्ज है। मैंने आपको ये बात पहले भी सिखा चुके हैं। क्या सिखाई थी मैंने? कि इलेक्ट्रॉन तो दिखाते हैं 2 नेगेटिव चार्ज, एक क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एक तो खुद का था, तो इसलिए कई बार ये प्रॉब्लम भी आ जाती है। खैर आपको आएगी नहीं, क्योंकि आप पहले से याद कर चुके हैं। तो इधर हमने क्या किया, ये CH2 और ये CH2 और ये CH3 देखो हमने शो किया। उसके बाद इधर वाले पोर्शन को अगर हम शो करें, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज, और ऊपर बोलो कौन लगा हुआ था, ये CH3। इधर वाला हमने एसएच दिखा दिया, देखो ये इथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप को हमने एसएच दिखा दिया। उसके बाद हमने ये CH2 और ये जो नेक्स्ट कार्बन है बीटा वाला, अब इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और आगे बोलो कौन था, ये CH3 एसएच हमने दिखा दिया। मतलब कार्बेनाइन बने। कार्बेनाइन यहाँ पे भी बन गया, ये स्ट्रक्चर नंबर मान लीजिए 1 है, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है। अब क्वेश्चन ये उठा के कौन सा कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल, तो आप देख पाएंगे कि आपने पढ़ा था कि कार्बेनाइन में वो स्टेबल होगा जहां पे नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो जाता। अब होगा क्या, ये जो कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर तो सिर्फ इधर HH लगे हुए हैं, ये जो 2 कौन है बोलो, H और H, जिसका ना प्लस आई इफेक्ट ना माइनस आई इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, ये कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर जो ये CH3 लगा हुआ है, इसका प्लस आई इफेक्ट है। बोलो कैसा इफेक्ट है इसका? प्लस आई इफेक्ट वाले क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, हिंडर्ड कर देते हैं। अगर कोई होता यहाँ पे माइनस आई वाला, तो वो क्या करता, वो इसकी स्टेबिलिटी जरूर बढ़ा देता, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल बढ़ जाता। कहने का अभिप्राय कि जो बीटा पोजीशन है, उस बीटा पोजीशन के ऊपर लगे हुए हमें ग्रुप को देखना है। अगर बीटा पोजीशन के ऊपर लगे हुए ग्रुप माइनस आई वाले होते, तो आपका ये ज्यादा स्टेबल होता, ये वाला प्रोडक्ट आपका बनता। लेकिन जब हम होफमान एलिमिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं, तो उसके दौरान जो होफमान जो साइंटिस्ट था, उसकी अगर लिमिटेशन की बात करें, उसे बता तो दिया कि ये वाला नहीं लेना। तो लेकिन सब्स्टिट्यूशन भी कैसी हो, सब्स्टिट्यूशन भी एक ऐसे ग्रुप से होनी चाहिए यहाँ पे जो कि आपका प्लस आई इफेक्ट वाला हो, तभी हम होफमान एलिमिनेशन की जो बात है उसको हम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो कहने का अभिप्राय कि अब जो ये नेगेटिव चार्ज आया, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे शिफ्ट हुए, ऐसा होने से इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे ऐसे, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मोर स्टेबल है। क्यों मोर स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बेनाइन बना वो प्राइमरी कार्बेनाइन, और वहां पे जो कार्बेनाइन बना जो सब्स्टिट्यूशन पोजीशन वाले से बना, ये आपकी लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है। लेस स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बेनाइन जनरेट हुआ, ये बोलो कैसा है, ये सेकेंडरी कार्बेनाइन है। तो सेकेंडरी कार्बेनाइन आपका कम स्टेबल होता है, प्राइमरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है। फिर इसी से बन गई आपकी एल्कीन, और यहाँ पे जो एल्कीन बनी आप बड़े ध्यान से देखें, ये CH2 डबल बॉन्ड बोलो क्या बनी, CH2, और यहाँ पे फर्दर आपके टर्शियरी अमीन आपका देखो रिलीज हो गया। बोलो क्या रिलीज हो गया यहाँ पे, टर्शियरी अमीन, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर देखो ये लोन पेयर, और जो 2 ग्रुप बच गए वो बोलो कौन कौन है। एक तो देखो आपका ये प्रोपाइल ग्रुप देखो इकट्ठा लिख देता हूं मैं, C3H7, एक ये CH3 है, और एक और भी आपका CH3 है। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड आपकी बोलो क्या बन गई यहाँ पे, एल्कीन। अगर यहाँ पे बनती तो देखो क्या बनती, वैसे ये रिएक्शन इधर वाली तो चलेगी नहीं, लेकिन अगर बनते तो बोलो क्या बनता, ये CH3, ये CH, और ये डबल बॉन्ड बोलो क्या, CH, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, और ये इस टाइप से नाइट्रोजन के पास चले जाते, और ये एल्कीन बोलो कैसी बनती, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती, और ये ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए। लेकिन यहां तक तो पहुंचेंगे तभी ना जब बीच में बनने वाला इंटरमीडिएट बने, और बनेगा कब, जब वो थोड़ा स्टेबल हो। तो इन दोनों में कंपैरिजन किया गया तो वो बनेगा नहीं, ये बनेगा, ये बनेगा, तो यही प्रोडक्ट बना, और ये प्रोडक्ट क्या बना, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनी। और ऐसा ही कहा था होफमान ने, रिएक्शन कहलाई होफमान एलिमिनेशन। क्या कहलाई बेटा? तो आपने क्या देखा, होफमान एलिमिनेशन के दौरान जो एल्कीन बनती है वो आपकी क्या बनती है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है। तो ये कंपैरिजन भी हो गया दोनों के अंदर। कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि व्हाट इज द ओरिएंटेशन इन द एलिमिनेशन रिएक्शन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि किस तरह से बनेगा आपका प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट बनने वाला लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वाला बनेगा या मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वाला बनेगा। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स के ऊपर भी, कि अगर हम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को लेकर फिर इस रिएक्शन को करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका होफमान प्रोडक्ट बनेगा, होफमान एलिमिनेशन के द्वारा बनेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपकी बनेगी। लेकिन एक्सेप्शन के बेसिस के ऊपर ये कह दे एग्जाम में, देखो एग्जामिनर की तो मर्जी है, वो ये कह दे कि यहाँ पे CH3 ना लगाए, वो क्या लगा दे बोलो, यहाँ पे कोई ना कोई माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगा दे, तो क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो जो स्टेबल कार्बोनाइन है वो जनरेट होगा, तो प्रोडक्ट भी उसी के अनुसार बनेगा। तो वो वाला प्रोडक्ट फिर आपको एग्जाम में लिख देना है। क्लियर हो गई ना बेटा बात?
तो यहां तक अब आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट तो आप मेरे से पूछे। पूछ रहे हो किसी बच्चे को कुछ? ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई यहाँ पे समझाई, ये सारी की सारी बातें जब आप लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं तो एक किताब के अंदर सारी इकट्ठी आपको मिल भी जाएंगी, वहां पे मिल जाएंगी ना। येलो कलर की एक बुक है, उसके अंदर आपको मिल जाएंगी सारी की सारी बातें सच। इसके साथ साथ कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री भी है, लेकिन वो आपके सिलेबाई में दे नहीं रखी, लिख नहीं रखा सिलेबस के अंदर कि भाई एक्सप्लेन द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ दिस आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। नहीं तो उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड भी बातें आपको बता देते, आपको समझा देते, लेकिन वो लिख रखा नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके। वैसे किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट तो मेरे से पूछें। अभी पूछो बेटा। अपने नोट्स बना लिए अच्छे से? आज घर पे जाके अपने इस चैप्टर के आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, और होने के बाद फिर उसकी पीडीएफ बनाएंगे आपके खुद के गूगल ड्राइव के अंदर, अपनी पीडीएफ को क्या कर लेंगे, सेव, ताकि फ्यूचर के लिए वो आपके पास सेव रहे। और सेव करने के बाद उसको एसेसिबल कर देंगे, जो हमने अपना एक लिंक दे रखा है उसके अंदर आप उसको अटैच कर देंगे कि ये मेरा काम कंप्लीट, हम चेक कर लेंगे कि आपने काम पूरा कर लिया या नहीं किया। तो काम आज ही आप सभी का कंप्लीट होना चाहिए। आज ही जाके ताजा ताजा अपनी सारी रिएक्शंस को याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे पूरे चैप्टर को, और फिर किसी भी दिन अचानक हम आपका टेस्ट ले लेंगे। देखो कल तो ले नहीं रहे, फिर कभी भी ले लेंगे, तो आपको पहले बता दिया कि आपका टेस्ट ले लेंगे हम, तो एक दिन तो मिल ही गया ना, क्योंकि कल तो ले नहीं रहे हम टेस्ट आपका, फिर कभी आगे लेंगे। और इन बिटवीन हम आपकी कोई अब नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। इसके बाद नई यूनिट आपकी या तो पी ब्लॉक हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनईपी के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है, जो डीएससी पेपर नंबर 2 है, इसके अंदर आपका मिक्सिंग है ना, ऑर्गेनिक की यूनिट भी है, इनऑर्गेनिक की भी है, फिजिकल की भी है। तो अब ऑर्गेनिक पोर्शन आपका फिनिश हो जाता है, और उसके बाद हम लेंगे आपका इनऑर्गेनिक का पोर्शन। उसमें दो बातें आती हैं, या तो आपका आएगा एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपके दे रखे एसिड्स के बारे में और सॉल्वेंट्स के बारे में एक यूनिट है, और एक यूनिट ऐसी है जिसमें आपके पी ब्लॉक के बारे में। तो दोनों में से कोई भी एक यूनिट नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल ही स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है बेटा? ठीक है, आप जा सकते।